तो क्या चल रहा था अपना अपना मार्क हो चुका था। अब आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक पर हम बात करते हैं, इसका नाम है सप्लाई। सप्लाई मींस पूर्ति। पूर्ति हमने पूर्ति जाने से पहले एक बार हम मांग को रिपीट कर लेते हैं। मांग क्या होता है? किसी वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है, आपको पता है। मांग और पूर्ति अगर हम दोनों की बात करें, देखो एक होता है मांग यानी कि जिसे हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। कौन करता है? उपभोक्ता। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। और ये जो मांग होता है ना, ये मांग किससे रिलेट करता है? उपभोक्ता से रिलेट करता है। उपभोक्ता का व्यवहार क्या है? बस दबा दे वो साइड वाला चल चालू करो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अब तक उपभोक्ता के व्यवहार, जो चैप्टर अपना 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें हमने अब तक ये जाना कि मांग क्या है। मांग से रिलेटेड हमने चीजें देखी थी। अब मैं एक चैप्टर है अपना, एक टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेट करता है, उसको हम इसी टॉपिक में आज समझेंगे। इसका नाम है सप्लाई। छोटा सा टॉपिक जो बिल्कुल एक जैसा है डिमांड के, बट उसका अपोजिट है। क्या है इसमें? देखो मैं आपको एक बताता हूँ। हमने देखा मांग, मांग जिसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड किससे रिलेट करता है? कंज्यूमर से यानी कि उपभोक्ता से। और हम बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई गुड्स यानी कमोडिटी, वस्तुओं की सप्लाई। वस्तुओं को यूज कौन करता है? हम वी आर यूजर। तो हम सब क्या है? उपभोक्ता उस कमोडिटी के, उस वस्तु के। तो हम सब क्या करेंगे? उस कमोडिटी की, उस वस्तु की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, कॉल करेंगे। तो उसको तो हम कहते हैं डिमांड। तो डिमांड इज बेसिकली रिलेटेड टू कंज्यूमर। बट हम बात करें कमोडिटी की सप्लाई की, कि वो कमोडिटी कहाँ से आ रही है, तो वो कमोडिटी कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर, सेलर, फॉर्म्स। तो इन सबसे रिलेटेड कौन है? सप्लाई। सप्लाई पूरे अपने मार्केट में, किसी कमोडिटी के मार्केट में उस कमोडिटी यानी वस्तु की सप्लाई जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ति या सप्लाई। और ये किससे रिलेट करती है? ये प्रोड्यूसर, ये फॉर्म्स या ये सेलर से रिलेट करती है। तो सप्लाई होती क्या है? तो देखो सप्लाई क्या होती है? समय के किसी बिंदु विशेष से संबंधित। समय अवधि आपकी होती है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड में एक सर्टेन पॉइंट लेते हैं। सर्टेन पॉइंट पर प्रोड्यूसर या सेलर द्वारा, बाय द प्रोड्यूसर या सेलर, उनके द्वारा डिफरेंट प्राइस लेवल पर वो कितनी यूनिट ऑफ कमोडिटी सेल करते हैं, वही क्या है? वही आपकी सप्लाई कहलाती है। इसको अपन सप्लाई बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं। तो पूर्ति क्या है? अगेन रिपीट करता हूँ, किसी एक निश्चित समय अवधि के किसी बिंदु विशेष पर, एक समय के किसी बिंदु विशेष पर उत्पादक या फर्म द्वारा की गई पूर्ति या की गई बिक्री मात्रा को, वस्तु की गई बिक्री मात्रा को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, समय के किसी बिंदु या निश्चित बिंदु एवं वस्तु के अलग अलग कीमत स्तर पर जो उत्पादक या विक्रेता है उसके द्वारा जो वस्तु की पूर्ति की जाती है, वस्तु की बिक्री की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु की पूर्ति कहते हैं। देखो यहाँ पर ये प्राइस है, ये प्राइस लेवल है, डिफरेंट प्राइस लेवल है। प्राइस लेवल 1 10 रुपीज, 15 रुपीज और 20 रुपीज। अलग अलग प्राइस लेवल है। अलग अलग प्राइस लेवल पर हमारे द्वारा जो, या प्रोड्यूसर द्वारा, सेलर द्वारा जो कमोडिटी की सेलिंग हो रही है, देखो कितनी हो रही है? 10 रुपीज पे 20 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 50 रुपीज पे 30 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 20 रुपीज पे 40 क्वांटिटी सेल कर रहा है। तो यही क्वांटिटी जो सेल कर रहा है डिफरेंट प्राइस लेवल पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सप्लाई ऑफ कमोडिटी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे समझ में आई वस्तु की पूर्ति। वस्तु की पूर्ति क्या है? अलग अलग कीमत स्तर पर उत्पादक या विक्रेता द्वारा जो वस्तु की पूर्ति की जाती है, वस्तु को बेचा जाता है, उसी बेचने की बिक्री को, वस्तुओं की बिक्री को हम क्या बोलते हैं? वस्तु की पूर्ति कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लाई क्या है? इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, यानी कि पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। क्यों? स्टॉक का मींस क्या होता है? देखो हमने दो वेरिएबल्स पढ़ते हैं, दो चर पढ़ते हैं। एक तो होता है स्टॉक और सेकंड होता है फ्लो, है ना? हमने पढ़ा स्टॉक और एक पढ़ा था प्रवाह। तो स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है? प्रवाह यानी कि फ्लो कब होता है? जब किसी भी वेरिएबल्स का विच इज कैलकुलेट या डिटरमाइन बिटवीन द
टू पॉइंट ऑफ पीरियड आर नोन एज फ्लो, यानी कि समय के किन्हीं दो बिंदु के बीच की जो समय अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अगर किसी वेरिएबल की कैलकुलेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लो यानी कि प्रवाह बोलते हैं। बट स्टोक की अगर बात करें तो स्टोक का कैलकुलेशन का होता है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल की एनी वेरिएबल व्हिच आर कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आर नोन एज स्टोक, है ना। तो स्टोक और फ्लो में एक सिंपल सा डिफरेंस है। स्टोक की कैलकुलेशन एट अ पॉइंट होती है समय के, और फ्लो की कैलकुलेशन टू पॉइंट के बिटवीन जो टाइम पीरियड होता है उसमें इसकी कैलकुलेशन की जाती है। पर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में मैंने बोला कि समय के किसी निश्चित बिंदु पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सप्लाई की कैलकुलेशन करें। सो दैट्स व्हाई स्टोक कॉन्सेप्ट है। कौन? सप्लाई। सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। भाई पूर्ति क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? तो अगर मैं यहां से पूछूं सप्लाई क्या है तो सप्लाई के बारे में आप बता दोगे? इजीली बता सकते हो। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति क्या होती है? पूर्ति किससे संबंधित होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल उत्पादक से संबंधित होती है। सेकंड, उत्पादक क्या करता है? वस्तुओं को बेचता है। किस पर? एक निश्चित समय पर। और एक निश्चित समय पर उत्पादक द्वारा जो भी बेचा जाता है, वस्तु की जितनी इकाइयां बेची जाती है, उन इकाइयों को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल भाषा में सप्लाई बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है? ओके। अब यहाँ इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो देखो मैंने यहाँ पर क्या पढ़ी, एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तालिका बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तालिका बोलते हैं। तालिका यानी कि टेबल। टेबल। तो देखो यहाँ सप्लाई शेड्यूल, इसको हम सप्लाई शेड्यूल यानी पूर्ति तालिका बोलेंगे। ये होता क्या है? तो सिंपल सा है, a schedule which show the supply of goods। एक ऐसी शेड्यूल, एक ऐसी तालिका जो क्या करती है? सो रिप्रेजेंट करती है किसको? सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी किसी कमोडिटी या किसी गुड्स की जो सप्लाई है, उस सप्लाई को जो डिनोशन है इन द टेबल, तो वो टेबल क्या कहलाती है? आर नॉन एज सप्लाई शेड्यूल, है ना। उसी हम तालिका को क्या बोलते हैं? पूर्ति तालिका बोलते हैं। सिंपल सी बात है। देखो विविध कीमत स्तरों पर अलग अलग डिफरेंट प्राइस लेवल पर different price level of commodity and at their price level उनकी जो सप्लाई हो रही है, वो सप्लाई को डिनोट करने वाली टेबल शेड्यूल आर नॉन एज सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति तालिका। ठीक है, इसको मैं सप्लाई शेड्यूल को मैं ऐसे से डिनोट करूंगा फिलहाल यहाँ पर। तो देखो सेकंड चीज होती है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व मींस पूर्ति वक्र। देखो यहाँ पर समझ में आया ना, सप्लाई शेड्यूल देखो क्या है? प्राइस है। प्राइस डिफरेंट है क्या? सर्टेन प्राइस है क्या? नहीं, अलग अलग है। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, अलग अलग है। फिर वहां पर जो सेल है कमोडिटी की बाय द प्रोड्यूसर कितनी है? 10 रुपीज पे 20 रुपीज, 15 रुपीज पे 10 रुपीज पे 20 यूनिट्स, 15 रुपीज पे 30 यूनिट्स एंड 20 रुपीज पे 40 यूनिट्स। तो ये अलग अलग क्या है? सप्लाई है। अलग अलग सप्लाई है और ये अलग अलग प्राइस लेवल है। तो उनको डिनोट करने वाली ये जो टेबल है आर नॉन एज सप्लाई शेड्यूल, मतलब पूर्ति तालिका कहलाती है। इसी तालिका को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति तालिका। अब इसको जब हम इसी पूर्ति तालिका को जब हम डिनोट करते हैं ऑन ए ग्राफ, जब हम इस पूर्ति तालिका को ग्राफ पर रेखा चित्र पर बताते हैं, दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, तो उसी को निरूपित करने वाला ये जो लाइन होती है, रेखा होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व बोलते हैं, पूर्ति वक्र बोलते हैं। देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपको आ जाए तो आप इजीली उसको राइट कर सकते हो। क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल आर नॉन एज सप्लाई कर्व। वेरी गुड। तो हम सिंपल सा इसके बारे में पता कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका जो कर्व दिख रहा है ना, वो इस तरह से दिख रहा है, और आप जब इन दोनों को नोटिस भी करोगे ना तो ध्यान से समझना। हमने डिमांड पढ़ा था, डिमांड में मैंने बताया था कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना। और प्राइस जब इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है ऑब्वियसली। और प्राइस जब डिक्रीज हो तो डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज। दैट मींस प्राइस और डिमांड के बीच कैसा डिफरेंस, कैसा रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशन था, है ना, अपोजिटिव रिलेशन था। क्योंकि प्राइस जब इंक्रीज होती थी तो कमोडिटी की डिमांड क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के लिए वो गुड्स क्या हो गई? महंगी हो गई, और महंगी गुड्स को कोई भी कंज्यूमर परचेज करना नहीं चाहता या कम परचेज करता है। सो दैट्स व्हाई क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड रिड्यूस हो जाती है, और प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी? बिकॉज ऑफ उस कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई? कम, मतलब कि रिड्यूस हो गई, मतलब कि वो गुड्स क्या हो गई? कंज्यूमर के लिए सस्ती हो गई। और कंज्यूमर का हमेशा यही व्यवहार रहा है कि वो हमेशा उसका बिहेवियर ये है, सस्ती वस्तु को ज्यादा
खरीदना। अब जब किसी वस्तु की या कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके न्यू बायर जो होते हैं मार्केट में वो प्रवेश करते हैं, एंटर होते हैं और उसको खरीदते हैं। तो वैसे ही अपने यहाँ सप्लाई में भी है। सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई में जब किसी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो पहली चीज तो ये है, कोई भी प्रोड्यूसर है जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर विच गुड्स बाय, कौन सी गुड्स को बाय करना चाहेगा, कौन सी गुड्स को, कौन सी वस्तु को खरीदना चाहेगा, वो उस वस्तु को खरीदना चाहेगा जिस वस्तु की कीमत कम है। भाई जो कम कीमत वाली वस्तु होती है उसी को लिस्ट प्राइस गुड्स आर बाय द कंज्यूमर, है ना। बट वेरियस हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसके उलट चलता है। वो उस वस्तु को, उस कमोडिटी को, दैट कमोडिटी आर प्रोड्यूस व्हिच इज प्राइस इज हाई, यानी उस वस्तु को वो उत्पादित करता है जिसकी कीमत क्या हो, कीमत है। तो देखो जब प्रोड्यूसर क्या करता है, किसी वस्तु की कीमत हाई होती है तो उसको प्रोड्यूस वो ज्यादा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कीमत हाई होती है तो उससे उसको प्रॉफिट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। और प्रोड्यूसर का जो बिहेव होता है वो यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। और उसका लाभ कब अधिकतम होगा, जब कॉस्ट कम हो लेकिन प्राइस मोर हो। तो यहाँ वो क्या होता है, प्राइस अगर 10 रुपीज है तो 15 रुपीज प्राइस होने पर, तो मुझे बताओ कि प्राइस इंक्रीज हुई है ना, 10 से 15 हुई है, तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो दैट्स व्हाई सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ी है तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, तो वो जो सप्लाई कमोडिटी की वो क्या करेगा, मार्केट में ज्यादा करेगा। सो सप्लाई आर इंक्रीज। और अगर प्राइस, इसको रिवर्स करूंगे, अगर प्राइस मेरी 20 रुपीज है और क्वांटिटी सप्लाई मेरी 40 रुपीज है, 40 यूनिट्स है, देन अगर प्राइस रिड्यूस होकर के कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज हो जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी, 40 से रिड्यूस होकर 30 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होने का मतलब है जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम होने के कारण उसका वो सप्लाई भी कम करेगा और उस कमोडिटी को वो प्रोड्यूस कम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सप्लाई का। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सप्लाई इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। मैंने आपको बता दिया सेलर और प्रोड्यूसर उसके बिहेवियर से रिलेटेड होती है सप्लाई, है ना। पूर्ति का संबंध किससे होता है, उत्पादक के व्यवहार से होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, पूर्ति फलन की। जी हाँ, पूर्ति फलन क्या होता है, यानी कि सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सब फंक्शन का मींस क्या होता है, फलन यानी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, वो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या बताता है, एक संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फलन। यहाँ एक फलन है, एक रिलेशन बताने वाला जो एक कांस्टेंट टर्म है। कौन है इसमें कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ एक्स। और ये किस पर डिपेंड कर रही है, वो क्या है, वस्तु की कीमत और प्राइस ऑफ फैक्टर्स, जो भी फैक्टर प्रोडक्शन में आते हैं उनकी प्राइस, टेक्नोलॉजी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि पीवाई, और जीपी यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स भी क्या करती है, इफेक्ट करती है किसको, सप्लाई ऑफ कमोडिटी को। तो यहां आपको ये बताना है कि कांस्टेंट जो फैक्टर है, कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल से कैसे रिलेट कर रहा है, इनके बीच में कैसा संबंध है। इसी संबंध को डिनोट करने वाला ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ति फलन या सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। सो इसमें अगर प्राइस को छोड़ के बाकी अदर जितने भी थिंग्स है, अदर जितने भी फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम क्या मान ले, कांस्टेंट यानी कि यथास्थिर मान ले। तो प्राइस और सप्लाई के बीच, प्राइस और सप्लाई के बीच एक रिलेशन होता है। देखो आप जैसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। देखो पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम क्या होगा, तो देखो ये सप्लाई फंक्शन है। सप्लाई फंक्शन क्या है, एस एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई पी वाई पी एफ जी पी फॉर्म्स। अब मैंने क्या किया, प्राइस ऑफ एक्स को मैंने वेरिएबल माना, तो मैंने इसको फ्री रखा और बाकी अदर जितने भी थिंग्स है, अदर थिंग्स यानी कि अन्य बातें, उनको मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, यथास्थिर माना। अब इनको यथास्थिर रखते हुए मेरी सप्लाई किस पर डिपेंड करेगी, ओनली प्राइस पे, है ना। तो अब प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा कनेक्शन है, तो देखो मैंने अभी भी बताया, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली सप्लाई अब इंक्रीज, एंड प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो सप्लाई आप डिक्रीज। सो दोनों के बीच, किसके बीच, सप्लाई ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है आपके पास, पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव रिलेशन को कहते हैं क्या, that positive relation between supply of x and price of x are called law of supply, है ना। क्या है, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच जो ये संबंध होता है, धनात्मक संबंध, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ति का
नियम होते हैं। पूर्ति के नियम में देखो क्या क्या चीजें, इसकी एजम्पशन क्या है, मान्यता क्या है, तो इसमें देखो क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत यथास्थिर रहे, कांस्टेंट है ना, और टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, यथास्थिर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी भी कांस्टेंट रहे। फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स, ना तो न्यू फॉर्म्स आए ना ओल्ड फॉर्म जाए, यानी फॉर्म्स की जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो हमने कांस्टेंट मानी वो सब इसकी क्या कहलाती है, मान्यता कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई कर्व की। तो सप्लाई कर्व क्या होता है, देखो ये डिनोशन है, ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बता रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। देखो क्या होता है सप्लाई शेड्यूल को जब अपन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ सप्लाई शेड्यूल आर नॉन है सप्लाई कर्व। तो ये सप्लाई कर्व है, और ये सप्लाई कर्व क्या बताता है, सप्लाई कर्व सप्लाई क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स, इन दोनों के बीच कैसा संबंध बताता है, पॉजिटिव संबंध बताता है। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, तो पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो देखो ये इस तरह से है ना, देखो डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड कर्व कैसा था, तो इसका स्लोप कैसा था, नेगेटिव था, इसका स्लोप कैसा था, नेगेटिव था। बट हम सप्लाई कर्व की बात करें तो इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मींस ये इसकी जो सप्लाई है वो प्राइस के साथ क्या होती है, पॉजिटिवली रिलेट करती है, बट डिमांड है वो प्राइस के साथ नेगेटिवली रिलेट करती है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, अगर आपको यहाँ तक भी कुछ डाउट है तो आप वापस से पूछ सकते हो, मैं इनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अलग अलग। उसके बाद हम ये बात करते हैं सप्लाई कर्व के बारे में। सप्लाई कर्व की अगर मैं बात करूँ तो सप्लाई कर्व किसका होगा, फर्म का होगा। अब फर्म की दो कंडीशन होती है, एक अल्पकाल एक दीर्घकाल, मतलब शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन की बात करूँ तो शॉर्ट रन में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कर्व होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट किया आपके सामने। कॉस्ट कर्व, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और एक शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो देखो ये जो डॉटेड लाइनिंग है इसको आप देखोगे तो ये इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसके, कॉस्ट कर्व के। बट एसएमसी का एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ एसएमसी कर्व, अ पार्ट ऑफ एसएमसी कर्व व्हिच इज अपर साइड ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर नोन एज फर्म सप्लाई कर्व इन शॉर्ट रन। मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास देखो यहाँ ये अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है जिसे हम एसएमसी कहते हैं, है ना। और इसका वह भाग जो एबीसी के ऊपर वाली साइड में, जिसको देखो मैंने ना शेडेड कर रखा है, डार्क पोर्शन में कर रखा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र बोलते हैं। वही अगर मैं दीर्घकाल की बात करूं, मतलब कि लॉन्ग रन में, तो आपके दीर्घकाल में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और उसका ये सेम होता है कॉस्ट कर्व का। और यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये वाला होता है दोनों पे। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है जो मैंने डार्क कर रखा है, ये फॉर्म का क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट आप तैयार रहिएगा, मैं इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लेकर आऊंगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके।